नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमेश चतुर्वेदी। मेरे बहुत सारे मित्रों का आग्रह था कि मैं भी वीडियो बनाऊं। बहुत सारे मेरे दोस्त यह पूछा करते थे कि आप वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। इसकी कोई ख़ास वजह नहीं रही है। हालांकि मित्रों का तर्क बड़ा जायज़ था कि आप जब इतना लिखते पढ़ते हैं, आपके पास इतनी सारी सूचनाएं होती हैं और बहुत सारी सूचनाएं लोगों को पता भी नहीं होती, तो उनको आप साझा क्यों नहीं करते वीडियो के ज़रिए। क्योंकि वीडियो, रील्स और ये जो चीज़ें हैं, ये आज के दौर के बहुत बड़े माध्यम बन चुके हैं। इन्हीं की ओर दुनिया आकर्षित होती है। वैसे वैज्ञानिक रूप से देखें तो जो विजुअल माध्यम है उसी की तरफ दुनिया सबसे ज़्यादा आकर्षित होती है। और एक चीज़ और है कि छापे के शब्दों का महत्व अपनी जगह पर है, वो बना रहेगा। वो एक बार छप गया तो वो कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में मौजूद रहेगा। लेकिन ये है कि उसका तात्कालिक प्रभाव उस तरह से नहीं होता है। हाँ, उसका गहरा प्रभाव ज़रूर होता है और वह रिकॉर्ड में मेंटेन होता है, रिकॉर्ड में रहता है। लेकिन जो आज का दौर है, तकनीक प्रधान दौर है, सूचना क्रांति का दौर है, तो इस दौर में जिस तरह से वीडियो माध्यम की ओर दुनिया का झुकाव बढ़ा है, तो उसे देखते हुए बहुत सारे मित्रों ने ये उम्मीद की थी, एक आग्रह किया था, एक निवेदन किया था कि आप भी क्यों नहीं अपना वीडियो बनाते हैं। तो मित्रों, मैं भी श्री गणेश करने की मुद्रा में आ गया हूँ। आप सबका सहयोग चाहिए। आप सब अगर देखेंगे, इसको पसंद करेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। और मैं तो कोशिश करूँगा कि जो आज के दौर में आपाधापी वाला दौर है, जिसमें हंगामा होता है, हल्ला होता है, उस तरह की चीज़ें मैं न दे पाऊँ। हालांकि मैं और मेरे जो अपनी छवि है, ख़ासतौर पर मुझे जो लोग जानते हैं, ख़ासतौर पर पत्रकारिता की दुनिया में, वो मुझे कुछ अलग ढंग से जानते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा ब्लंट टाइप लोग मानते हैं, लेकिन मैं ब्लंट तो नहीं हूँ। हाँ, साफ बात साफ गोई के साथ कहता हूँ। जो सच है उन सच को ही रखता हूँ। मैं किसी धारा, प्रतिधारा, विरोध या पक्ष के लिए सत्य को बदलने का हिमायती नहीं हूँ। तो मित्रों, बस इतना सा ही अपने बारे में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का वीडियो मेरा केंद्रित होगा जो संसद में बीते हफ्ते जो बहस हुई है राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, और उसको लेकर के जिस तरह से शब्दों के तीर चले हैं, जिस तरह से शब्द बाण भेदे गए हैं, इन शब्दों ने भारतीय राजनीति में एक नई तरह की परंपरा डाली है। और वह परंपरा यह है कि आप संसद में कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने लोहिया को नहीं देखा। मेरे जन्म से 2-3 साल पहले ही वो गुजर गए। मैंने मधुलिमय को ज़रूर देखा है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा भी है और संसद में कवर भी किया है, बाहरी सभाओं में भी कवर किया है। मैंने लाल कृष्ण आडवाणी को भी देखा है, आप सब भी देख रहे हैं, और उनको भी कवर किया है, उनसे मिला भी हूँ। जोशी जी को भी देखा है, चंद्रशेखर से मिला हूँ, इंटरव्यू किया हूँ, देवगौड़ा से मिला हूँ, इंद्र कुमार गुजराल से इंटरव्यू किया हूँ। ऐसे तमाम सारे लोगों से मैंने बातचीत की है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जिस तरह की बहस संसद में दिख रही है, ऐसी बहस पहले नहीं होती थी। और अगर किसी ने कुछ स्तरहीन, तथ्यहीन शब्दों का इस्तेमाल किया तो कम से कम वो पहली पंक्ति के नेता तो नहीं होते थे। आप जानते हैं, बहुत सारे नेता हैं जिनकी छवि अपने आप में एक अलग तरह से विकसित हुई है। किसी को जनता के बीच में कुछ कहा जाता है, किसी के बड़ी फॉलोइंग है तो उसके समानांतर उनकी ज़बरदस्त विरोधी धारा भी है। ऐसे लोगों के बारे में भी जब आप देखेंगे, खासतौर पर संसदीय प्रक्रिया और कार्यवाही के संदर्भ में, तो उन्होंने कभी तथ्यहीन या संसद को गुमराह करने वाली बातें कम से कम संसद में तो नहीं रखी। संसद को उन्होंने एक पवित्र पंचायत के रूप में, एक ऐसे पंचायती घर के रूप में लिया जहां ईश्वर का वास होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य JV कृपलानी और पीलू मोदी की तिकड़ी 1963 के लोकसभा के उपचुनाव में जब संसद में पहुंची थी, तो मात्र इन 3 लोगों ने, और पहले से कटक से जीते हुए एक सांसद थे किशन पटनायक,
सकते हैं 4 लोगों ने मिलकर संसद की बहस को इस मुकाम पर पहुंचा दिया था कि जब वो लोग संसद में घुसते थे तो तब के सत्ता पक्ष में थरथरी और झुरझुरी पैदा होने लगती थी कि आज पता नहीं ये क्या सूचना बम संसद के पटल पर फोड़ दें और पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन आज के विपक्ष को देखिए, और बरक्स उसके सत्ता पक्ष भी कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश का पात्र नहीं है, संदेह की गुंजाइश का। लेकिन आप देखेंगे कि आज उस तरह की बहसें नहीं होती हैं। मुझे याद है शायद साल 2000 की बात थी, किसी मुद्दे पर लोकसभा में लंबी बहस चल रही थी और आमतौर पर प्रधानमंत्री बहसों में हस्तक्षेप करते हैं। सिर्फ राष्ट्रपति का अभिभाषण या विश्वास प्रस्ताव या उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होता है तभी प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, नहीं तो बाकी बहसों में वो हस्तक्षेप ही करते हैं। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हस्तक्षेप करने के लिए अपनी सीट पर खड़े हुए और गुजरात के कांग्रेसी सांसद थे, उनको उन्होंने बदस्तूर लगातार टोकना जारी रखा और उस टोकने के खिलाफ सत्ता पक्ष में आवाज़ भी उठी। लेकिन मित्रों, वाजपेयी जी ने बाद में उस सांसद महोदय के सामने यह कहते हुए अपना आसन ग्रहण कर लिया कि अब प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा, आप ही बोलिए। संसदीय परंपरा जिसको हमने अपनाया है मित्रों, वह ब्रिटेन की संसद से, ब्रिटेन से लिया गया है। तो वहाँ एक परंपरा है और वो हमारे यहाँ भी ये स्वीकृत है कि अगर कोई सदस्य बोल रहा है और उसके खिलाफ, वैसे तो टोकना उचित नहीं है, उसको टोकना उचित नहीं है, उसके खिलाफ खड़ा होना, हल्ला करना उचित नहीं है, लेकिन अगर कोई खड़ा होता है, कोई बोलना के लिए खड़ा होता है, टोकता है और जब तक वो बैठ नहीं जाता वक्ता, तब तक उसका बोलना माना नहीं जाएगा, बोलने के लिए उसको अधिकार नहीं होगा जो उसके विरोध में खड़ा होता है। आपने देखा होगा इस बहस में भी प्रधानमंत्री राहुल गांधी को टोकने के लिए खड़े होते थे तो राहुल गांधी भी चुप हो जाते थे, बैठ जाते थे उनको सुनने के लिए। तो या अमित शाह ने भी टोका उनको, शिवराज सिंह चौहान ने भी टोका। तो आप देखेंगे कि ऐसा होता रहा है। तो उसी परंपरा के हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी जब खड़े हुए तो उनको टोकने लगे बार बार वो गुजरात के कांग्रेसी सांसद। तो वाजपेयी जी थोड़ा खिन्न होकर के बैठ गए थे, बोले कि अब आप ही बोलिए, प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा, चुप रहेगा। और वो ऐसा कह करके जब वाजपेयी जी बैठे तो मित्रों जानते हैं सबसे पहले किसने सवाल उछाला वाजपेयी जी की ओर, उनकी इस चुप्पी के खिलाफ? वह कांग्रेस के बेंच से उठा सवाल था प्रियरंजन दास मुंशी का, जो उन दिनों लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप हुआ करते थे, मुख्य सचेतक। और आप जानते हैं कि सत्ता पक्ष में नेता सदन के बाद जो सबसे पावरफुल सदन में पोस्ट होती है, सबसे ताकतवर जो ओहदा होता है, वह चीफ व्हिप का, मुख्य सचेतक का होता है। और इसी तरह से विपक्ष में भी नेता विपक्ष के बाद सबसे ताकतवर ओहदा होता है। मतलब विपक्ष की ओर से प्रियरंजन दास मुंशी उन दिनों दूसरे नंबर पर थे और उन्होंने यह कहते हुए वाजपेयी जी की ओर सवाल उछाला कि वाजपेयी जी आप कैसे नहीं बोलेंगे? आपको बोलने के वक्त सुनते हुए, आपके भाषण को सुनने के लिए मैं, मतलब प्रियरंजन दास मुंशी ने कहा था कि वो बोलपुर में साइकिल से कई किलोमीटर की यात्रा करके पहुँचे थे। वो अभी कहना बंद ही नहीं किए, अभी प्रियरंजन दास मुंशी चुप ही नहीं हुए कि उसके ठीक बाद रामविलास पासवान, जो उन दिनों संचार मंत्री के पद से इस्तीफा देकर के विपक्ष में जा बैठे थे, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि वाजपेयी जी आपको खगड़िया में हम बोरा लेके सुनने आए थे पहली बार, उसके बाद तो जहाँ भी आपका भाषण होता था तो हम बाकायदा बोरा लेकर के जाते थे। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप नहीं बोलेंगे और सदन में चुपचाप बैठेंगे? इसके बाद तो विपक्षी बेंचों से वाजपेयी जी के समर्थन में ऐसी तमाम आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। और वाजपेयी थे भी अच्छे वक्ता,
कहा जाता है कि उनके मुख में सरस्वती का वास था। उसके बाद तो वाजपेयी जी ने अपना मौन तोड़ा, खड़े हुए, और जब तक खड़े होने वाले थे उसके पहले ही जो कांग्रेसी सांसद थे जिनकी टोका टाकी से चिढ़ करके वाजपेयी जी बैठ गए थे, वो खड़े होकर के वाजपेयी जी से माफ़ी मांगे। तो वाजपेयी जी ने भी उनकी ओर माफ़ी मांगने की मुद्रा दिखाई, बाकायदा माफ़ी मांगते हुए कहा कि चलिए अब मैं बोलता हूँ। और उसके बाद वाजपेयी जी ने अपनी सत्ता और अपने पक्ष की धारदार ढंग से बात रखी। ये नहीं कि विपक्ष के अनुनय विनय अनुग्रह आग्रह के चलते वो पसीज गए। उन्होंने अपने दलगत राजनीति का पक्ष जरूर रखा, लेकिन संयत शब्दों में, और उसी तरह से विपक्ष ने भी बाद में उनका सम्मान किया। संसद में ऐसे कई सारे मौके आए हैं। हमने देखा है चंद्रशेखर विपक्षी बेंच पर भी थे, तब भी जब वो खड़े होते थे तो तकरीबन पूरा सदन उन्हें सुनने के लिए चुप रहता था। लाल कृष्ण आडवाणी जब खड़े होते थे, चाहे वो पक्ष में रहे हों चाहे विपक्ष में रहे हों, तो पूरा सदन चुप रहता था। इसकी वजह ये थी, ऐसा नहीं कि तब संसद में हंगामे नहीं होते थे, संसद के सदनों में हंगामे नहीं होते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि संसदीय सदस्यों के बीच हंगामों के लेकर के आपसी कलह हो, आपसी लड़ाई हो, निजी खुन्नस हो। संसद में अगर आप पक्ष से हैं या विपक्ष से हैं, आप निर्दलीय हैं या किसी राजनीतिक दल में हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है ना कि हमें अपने अपनी तरह से, अपने अपने तई, अपनी अपनी तरह से राष्ट्र की सेवा करनी है। तो मुझे लगता है कि हमें हमारे राजनीतिक दलों को ये सोचना होगा कि वो कम से कम संसद को पवित्र गाय की तरह, मंदिर की तरह मानते रहें, उसका सम्मान करते रहें, और संसद की गरिमा को बचाए और बनाए रखें। संसद में बोले गए शब्दों का महत्व बनाए रखें। अगर शब्दों का महत्व गिर जाएगा तो देखिए, यह कटु सत्य है कि भले ही देश के करोड़ों लोग हर मतदान में हिस्सा लेते हों, वोट डालते हों, लेकिन यह कटु सत्य है कि ज़्यादातर राजनीतिक दलों और नेताओं को लेकर के लोगों के मन में उस तरह का आदर भाव नहीं है जो आज से 2 दशक, 3 दशक, 5 दशक, 4 दशक पहले तक था। तो निश्चित तौर पर राजनीति के मेन कंपोनेंट ये नेता ही हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। तो ये उन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो संसद की गरिमा को, संसद के महत्व को, संसदीय शब्दों को और संसदीय पटल को सम्मानित बनाए रखें, उसको पवित्र बनाए रखें, उसकी महत्ता को स्थापित करते रहें, हर कदम पर आगे बढ़ाते रहें। अगर वो ही ऐसा नहीं करेंगे, अगर वही तथ्यहीन बातें करेंगे, अगर वे ही गलत बयानी करेंगे, तो सवाल ये है कि जो उन पर निगाह रखते हैं लोग, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जो राजनीतिक दलों पर ही निगाह रखता है, राजनीतिक दलों को फॉलो करता है, उनकी नुमाइंदगी को स्वीकार करता है, उन्हें अपना आदर्श मानता है, तो वो फिर क्या करेंगे? ऐसे लोग क्या करेंगे? सोचिए। नमस्कार।